मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा देखो, हम लोग जीआईसी के जो लेक्चरर का एग्ज़ाम होता उसके बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। 5 वीडियो उधर बने थे। उससे आगे बेटा हम लोग 2009 का जो और आगे क्वेश्चन है उसी सीक्वेंस में चल रहे हैं। और एक क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब ये है कि कम से कम आपको 7-8 क्वेश्चन आपके प्रिपेयर होंगे। तो इस तरह से आप लोग अनवरत इसमें लगे रहिए, और कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट के थ्रू आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। और लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब भी करते रहिए आप लोग। जितने भी बच्चे हों, नीडी बच्चे हों, और वो भी अपना खाली रहते हैं, इस समय लॉकडाउन का पीरियड है तो वो अपना देखते रहेंगे, कुछ ना कुछ उनको सीखने को मिलेगा। और मोस्टली सभी बच्चे पीजी के हैं, क्योंकि जो लेक्चरशिप का एग्ज़ाम होता है वो पोस्ट ग्रेजुएट के बाद ही होता है। तो इसलिए जो है एक स्टैंडर्ड को अपग्रेड करके, वैसे हम प्रयास करेंगे 0 से बताने का, लेकिन फिर भी हमें मान कर चल रहे हैं कि एवरी स्टूडेंट व्हिच आर अटेंड द क्लास आर आल्सो हैव पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, ये हम लोग जानते हैं बेटा। तो उस बेस पर हम चल रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 से आगे हम लोग 2009 ही स्टार्ट कर रहे हैं। इधर 4-5 पेपर पहले, अब इधर रेगुलर क्लासेज आपको 8 बजे से मिलती रहेंगी, और 2009 से तब फिर हम इधर डाउन जाएंगे 2009, 2008, 2007, इस तरह से चलेंगे। आप लोगों को ये करना है कि आप प्ले लिस्ट में चले जाइए, और प्ले लिस्ट में जाकर एक क्रम से सारे वीडियो लगे हैं, उन सभी वीडियो को एक क्रम से देखते रहिए। अगर आप सभी को पेपर को देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एक क्रम से जितने वीडियो हैं बेटा उन सबको आप लोग देख डालिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चूँकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो रिपीट होते हैं, ज़्यादा रिपीट होते हैं, वो कहीं ना कहीं आते हैं। तो ऐसा ना हो कि किसी एक वीडियो को छोड़ने पर हमारा ज़्यादा लॉस हो। तो आप ये सारे केमिस्ट्री क्लासेज यूट्यूब पर डालेंगे, और जैसे आप प्लेलिस्ट में जाएंगे वहाँ आपको जीआईसी लेक्चरर का एक स्पेशल प्लेलिस्ट मिलेगी। सभी हमने ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल सबके अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया है, क्लास वाइज भी बना दिया है। तो वहाँ जीआईसी लेक्चरर में आपको मिल जाएगा। एक तरफ से सारे वीडियो को आप देखते रहिए, कम से कम 3-3 बार आप देखिए तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। बेटा देखो, अब हम लोग उसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 13 को लेकर चल रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है बेटा, लाइन इन एन एटॉमिक स्पेक्ट्रम आर ड्यू टू। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 13 2009 में बेटा क्वेश्चन नंबर 13 पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। हम लोग कौन सा पेपर लेकर चल रहे हैं? 2009 का क्वेश्चन नंबर 13 ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 प्यारे बच्चों ले रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है क्या? कह रहा है इसमें कि लाइन इन एन एटॉमिक स्पेक्ट्रम आर ड्यू टू। कह रहा है कि जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता है, ध्यान दीजिएगा, स्पेक्ट्रोस्कोपी आप पढ़े होंगे। जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, इसमें जो लाइन आती है, कहने का मतलब इसमें जो लाइन की विजिबिलिटी होती है, लाइन, उसके रीज़न क्या है? व्हाट इज़ द रीज़न द एटॉमिक स्पेक्ट्रा शोज द लाइन? हमें बेसिकली ये देखना। तो बेटा हमें बेसिकली ये देखना है कि द एटॉमिक स्पेक्ट्रा शोज द लाइन ड्यू टू द एक्साइटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो एक रीज़न आपका ये हो सकता है, फर्स्ट रीज़न बेटा क्या हो जा सकता है? ड्यू टू द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक तो ये हो सकता है। और क्या हो सकता है? अभी इसमें आपको ऑप्शन भी मालूम हो जाएगा। ये ऑप्शन इस तरह से आपको प्रिंट हो सकते हैं। सेम ऑप्शन पर हम नहीं डिस्कशन कर रहे हैं। उसके बाद फिर आ सकता है कि ड्यू टू द एक्साइटेशन
ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन E for energy, one energy level into the other energy level, other E for energy level। बेटा ऐसा भी हो सकता है प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद एक्साइटेशन देखिए, प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द डिफरेंट एनर्जी लेवल, ठीक है, या प्रमोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन व्हिच आर प्रेजेंट इन द एटम मॉलिक्यूल और आयंस, ये सब हो सकते हैं। तो इसमें बेटा क्वेश्चन नंबर 13 में ये ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। ऑप्शन नंबर डी पर इसमें दिया है, ऑप्शन नंबर डी, एक्साइटेशन of electron from lower energy level to the higher energy level। अब देखो इतने तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। ऑप्शन में एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, वैसे मोस्टली रिपीट करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है क्वेश्चन की। फिर इसमें दिया है ड्यू टू द एक्साइटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इतना भी आपका ऑप्शन में प्रिंट हो सकता है। एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एनर्जी लेवल इनटू द अदर एनर्जी लेवल। और क्या आ सकता है, प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू द डिफरेंट एनर्जी लेवल। और क्या किस तरह से ऑप्शन आ सकते हैं, प्रमोशन ऑफ द एटॉमिक इलेक्ट्रॉन, मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन, ये सब ऑप्शन आपके हो सकते हैं। तो ये आपका बेटा कंप्लीट हो। अब देखिए प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, जैसे सपोज दैट इट इज़ नोन एज ग्राउंड स्टेट, इसको ई नॉट बोलते हैं, इट इज़ नोन एज एक्साइटेड स्टेट। बेसिकली इसको हम अल्ट्रावायलेट और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक्साइटेशन की प्रोसेस को पढ़ते हैं। ये तो इसी को हम बोलते हैं, इसको बेटा ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। ग्राउंड स्टेट, यस फॉर स्टेट, और इसको एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट। इतनी चीज़ों को प्यारे बच्चों आपको जानना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 पर थोड़ा सा हम विजिबिलिटी को देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, एवरीथिंग इज क्लियर। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 14 पर प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पर डिस्कशन करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। देखो कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट के थ्रू बता दीजिएगा, लेकिन लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब बेटा करते रहिए। और जितने रूरल एरियाज़ में बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो कहीं इंटर कॉलेज में पढ़ाते हैं और सब जगह पढ़ाते हैं, और किसी कारणवश जैसे सिटी में नहीं रह सकते, कॉलेज नहीं छोड़ सकते हैं, कोचिंग एफर्ट नहीं कर सकते हैं, तो सब मिलाकर उनका सपोर्ट कीजिए। आप भी एक सोशल वर्क कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 पर डिस्कशन कर रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 पर प्यारे बच्चों जब डिस्कशन करते हैं, इसमें कह रहा है कि जो क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है कि ये रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन क्या है, देखिए इसमें असर्शन क्या है, असर्शन क्या है। असर्शन में कह रहा है कि ये असर्शन है, कह रहा है although Hg+Hg2+ and CH3Hg+Hg+ both are toxic species, both are toxic species, both are toxic species, only CH3 Hg is toxic to human, is
टॉक्सिक टू ह्यूमन। रीजन में क्या है, रीजन में क्या दे रहा है, Hg2 प्लस Hg प्लस प्लस 2 प्लस का मतलब इज easily transported across the biological membrane, across the biological membrane। आप देखो एक सिंपल सी लाइन है, ये आपका क्वेश्चन है, ये असर्शन है, ये आपका रीजन है। कह रहा है कि although Hg2 पॉजिटिव and CH3Hg प्लस बोथ आर द टॉक्सिक स्पीसीज, ओनली CH3Hg इज टॉक्सिक टू ह्यूमन। और यहाँ पर कह रहा है कि Hg2 प्लस इज इजली ट्रांसपोर्ट द अक्रॉस द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। देखो बेटा दो चीज़ें हैं, जो ये है एक्चुअल में ये टॉक्सिक है फॉर ह्यूमन, टॉक्सिक तो ये भी है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। तो और ये इसका जो है रीजन भी सिलेक्ट कर रहा है। क्यों सिलेक्ट कर रहा है रीजन, देखिएगा आप लोग लेक्चररशिप का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो मास्टर की डिग्री आपने लिया है। देखिए दो चीज़ें हैं बेटा, इट बिलोंग्स फ्रॉम द ट्रांजिशन सीरीज स्यूडो ट्रांजिशन स्पीसीज। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस 4d, अच्छा मरकरी है तो जिंक कैडमियम मरकरी, ये है आपका 5d10 और 6s2। चलो ठीक है, 2 पॉजिटिव हमने कर दिया, Hg2 पॉजिटिव कर दिया, तो ये हो गया क्या 5d10 और 6s0 हो गया, 2 पॉजिटिव हो गया। ये किसके पैरेलल में काम कर रहा है, जैसे फेरस जैसे काम करता है। इट इज आल्सो बिलोंग्स फ्रॉम द ट्रांजिशन सीरीज। अच्छा फेरस की जब हम बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, तो ये भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर जब हम बात करते हैं तो ये 3d6 और 4s0 होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी भी है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी भी है। इससे ये क्लियर है कि बायोलॉजिकल सिस्टम में ये रैपिड अटैक करता है, अटैच हो जाता है और उसके बाद सिस्टम को डिस्टर्ब करता है, जैसे नर्वस सिस्टम को, न्यूरोमस्कुलर सिस्टम को डिस्टर्ब करता है, किडनी को भी डैमेज करता है, ब्रेन में भी प्रॉब्लम होती है। ये सारे सिम्टम्स हैं। इट इज़ टॉक्सिक फॉर लिविंग बींग्स, एवरी लिविंग बींग्स। ठीक है, तो ये दोनों प्रूव कर रहे हैं। रीज़न क्या है, रीज़न जैसे जब हीमोग्लोबिन में हम देखते हैं तो Fe2 पॉजिटिव हम पढ़ते हैं, वहाँ पर फेरस को पढ़ते हैं, बिकॉज द ऑक्सीजन डाई नेगेटिव स्पीसीज ये होता है। अब होता क्या है, अगर ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में चूंकि हम लेते हैं तो ये क्या करता है, निगेटिव चार्ज शिफ्टेड टूवर्ड दिस, तो ये क्या है, इसको इंड्यूस्ड करेगा। और स्वाभाविक सी बात है कि अच्छा ये तो है नहीं कि एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को हम वन टाइम लेते हैं, बहुत सारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को लेते हैं। तो ये क्या है कि एज लाइक जो हम यहाँ पर बात करते हैं, जैसे ये हुआ पॉजिटिव टर्मिनल साइट और फिर हमने दूसरे ऑक्सीजन को लिया, इसका भी हमने पॉजिटिव टर्मिनल साइड को इधर केवल आपको समझाने के लिए ऐसा लिख रहे हैं। यहाँ पर हमने Fe2 पॉजिटिव से जोड़ा था तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये आकर इससे जुड़ गया, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टिंग में सपोर्ट किया। सेम है, जैसे ही अगर हम Hg ले लेते हैं, Hg को ले लेते हैं तो Hg आल्सो कैरीज द 2 पॉजिटिव, इट ऐड द ऑक्सीजन टूवर्ड्स हिम।
ये इधर जो है जोड़ लेता है तो सेम एज एक्टिविटी करता है, हेंस इट एक्ट एज ए ट्रांसपोर्टिंग आयन इन द ब्लड सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ये ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है और ये बहुत हार्मफुल होता है। ये इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जो इंडस्ट्रीज से जो बॉयल वाटर निकलते हैं उसके साथ जो है मरकरी जो निकलते हैं वो होता है मिनी माता रोग एक होता है। इससे बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि मिनी माता रोग किससे होता है, तो मरकरी के जो है ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं OMC बोलते हैं, OMC, O फॉर ऑर्गेनो, M फॉर मेटालिक, C फॉर कंपाउंड, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। ठीक है। अच्छा वैसे हम ऑर्गेनो मरकरी कंपाउंड भी सेट हो जा रहा है, लेकिन ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड ये है जो मिनी माता के लिए रेस्पॉन्सिबल है। मिनी माता इसको क्यों बोलते हैं, जापान की एक जगह है जिसको मिनी माता के नाम से बोलते हैं, इसीलिए इसको हम मिनी माता बोलते हैं। जापान में एक प्लेस है मिनी माता, ये नियर अबाउट जो है 1956 में इसकी डिस्कवरी जो है जापान में हुई थी इंडस्ट्री से, और इंडस्ट्री से जो बॉयल्ड वाटर निकल रहे थे वहाँ से ये रोग होता है। वो यहाँ वहाँ जो है मरकरी की परसेंटेज बढ़ी और वही पानी जो जिन्होंने लिया वहाँ पर वो डैमेज हो गए। तो क्या डैमेज करता है, ये जो है न्यूरोमस्कुलर सिस्टम को डैमेज करता है, किडनी को डैमेज करता है, ब्लड वस्कुलर सिस्टम को डैमेज करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम को इफेक्टेड करता है, लंग को इफेक्टेड करता है, ये लंग को भी बहुत इफेक्टेड करता है, ब्रेन को भी डैमेज करता है। ये सब इसके डिमेरिट्स हैं बेटा। तो दोनों जो है असर्शन और रीज़न दोनों एक दूसरे को जस्टिफाई कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब बेटा हम क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 में। बहुत ज़्यादा हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम जान रहे हैं यू आर आल्सो बिलोंग्स फ्रॉम द मास्टर स्ट्रीम in the field of the chemistry. You are belongs from organic, inorganic or physical chemistry, but overall all branch of chemistry known as chemistry, only chemistry. ठीक है ना। अब देखिएगा, चूंकि क्वेश्चन देख रहे हो, क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपसे ऑर्गेनिक से पूछ रहा है, इनऑर्गेनिक से पूछ रहा है, फिजिकल से, ओवरऑल ऑल राउंड से आपसे केमिस्ट्री से पूछेगा। आगे देखो, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है कुछ हम लोगों को मैच कराना है। क्वेश्चन नंबर ये है 15, इसमें मैच कराना है। क्वेश्चन नंबर 15 में प्यारे बच्चों हमें मैच कराना है, और मैचिंग में हमें क्या देखना है, ध्यान दीजिएगा ज़रा। मैचिंग में हम देखते हैं, देखिए सब कर दे रहे हैं, इसमें बहुत आपको आता भी होगा, ABCD। इसमें है ऑक्साइड ऑफ, ये है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन फर्स्ट, और ये एलिमेंटल मरकरी, एलिमेंटल मरकरी, और ये है मेथेन, ये है डिप्लीकेशन ऑफ ओजोन लेयर, डिप्लीकेशन ऑफ ओजोन लेयर। अब बेटा इसमें मिलान करने को यहाँ पर आपका आया एसिड रेन, यहाँ पर आपका है टॉक्सिक टू ह्यूमन, अभी हमने चर्चा किया टॉक्सिक टू ह्यूमन, टॉक्सिक मीन्स जहरीला। यहाँ पर आया ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन, H फॉर हाउस, G फॉर गैस, और यहाँ पर जो है डिप्लीकेशन ऑफ ओजोन लेयर, यहाँ पर आया जो है डिप्लीकेशन CFC। कह रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, इसमें से कौन सा ऐसा है जो मैच नहीं। ये देखो नाइट्रिक एसिड HNO3, अच्छा सल्फ्यूरिक एसिड
हम देखते हैं ऑक्साइड होते हैं तो H2SO4, देखिए ऑक्साइड, तो नाइट्रिक एसिड से जो है ऐसे भी करते हो, नाइट्रिक एसिड का ऑक्साइड जो है NO2 और NO3 हो सकते हैं। ये किसके, HNO3 के, HNO3 और HNO2 ये दोनों के ऑक्साइड्स ये हो सकते हैं। और ये ऑक्साइड अगर हम H2SO4 की बात करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, तो हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, SO2 और SO3, these are responsible for acid rain. It is correctly matched. It is also correctly matched. We discussed in the above question. ये ग्रीन हाउस गैस के लिए कह रहा है, इसमें पूछ रहा है बेसिकली बेटा कि कौन सा मैच नहीं है। तो आप देखिए ये तो डिप्लीकेशन ऑफ ओजोन लेयर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल, हाँ मेथेन ये नहीं है, थोड़ा सा अब ये है क्या मेथेन में, एक्चुअल में ग्रीन हाउस गैस है लेकिन ये इफेक्टिव, मिनिमम इफेक्टिव है, बस इतनी सी बात है। इसलिए अगर हम प्रोबेबिलिटी देखते हैं तो प्रोबेबिलिटी बेस पर हम ये देखते हैं कि दिस ऑप्शन इज लेस करेक्ट, हेंस इट इज नॉट करेक्टली मैच। तो इसको हम देखते हैं कि ये करेक्ट मैच नहीं, क्यों? क्योंकि अभी हमने बताया कि सबसे ज़्यादा जो है ग्रीन हाउस गैस में वाटर वेपर होता है, उसके बाद फिर क्या होता है, फिर हम देखते हैं बेटा जैसे CO2 होता है, ठीक है, ये सब, उसके बाद फिर क्या होता है, जैसे ओजोन होता है, देखिए कितना पीछे हम लोग जा रहे हैं, ओजोन होता है, और इन सब के बाद और एक दो गैसेस हैं, उसके बाद तब फिर लास्ट में हम जाते हैं तो मेथेन। तो मेथेन मिनिमम इफेक्टिव होता है, इसलिए ऐसा होता है। तो इसलिए इसको हम लोगों ने करेक्ट कर दिया कि इट इज़ नॉट करेक्टली मैच। अगर ये CO2 होता तो करेक्टली मैच होता, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी बेस पर भी हम देखते हैं, वैसे सही तो ग्रीन हाउस गैस मेथेन भी है लेकिन मिनिमम इफेक्टिव का नेचर है। आगे देखो बेटा, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये 2009 का पीछे वाले सारे वीडियो आप देख डालिएगा, बहुत ज़्यादा वीडियो अभी नहीं है, 5 लेक्चर हैं, वो 5 देख लीजिएगा। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16, प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है, विजिबिलिटी थोड़ा सा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है, द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज 30 मिनट। 15 कह रहा है कि कोई रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, इसकी जो हाफ लाइफ है वो हाफ लाइफ बेटा 30 मिनट है, 30 मिनट है। फिर क्या कह रहा है कि द टाइम इंटरवल बिटवीन द स्टेजेस, 2 स्टेजेस के बीच जो टाइम इंटरवल है, वो टाइम इंटरवल की जो स्टेज है, उस स्टेज पर अगर हम लोग डिस्कशन करते हैं तो टाइम इंटरवल की स्टेज पर कितना डिके होता है। तो डिके में अगर हम देखते हैं तो x1 की वैल्यू कितना डिके करता है, तो इसमें हम देखते हैं तो ये होता है 100, ऐसे ही हम डायरेक्ट लिख देते हैं, वैसे यहाँ पर 33.3% लिखा है, और जो x2 की वैल्यू है ये लिखा है 67.7% डिके होता है, 7% डिके होता है। ये आपका x1 और x2 की पोजीशन है। अब हमें ये कह रहा है कि हमें चाहिए क्या, टाइम इंटरवल की बात कर रहा है। इसका मतलब टाइम इंटरवल का मतलब कि T2 माइनस T1 पर हमें डिस्कशन करना है कि T2 माइनस T1 क्या है, बेसिकली हमें ये देखना। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, बहुत सिंपल सी लाइन है, देख लीजिएगा।
सिंपल सी लाइन ये है बेटा, देखो हम यहाँ लिख देते हैं क्योंकि हमें प्रॉब्लम को सॉल्व भी करना है। ये x1 की वैल्यू कितना हमने बताया 33.3% और x2 की वैल्यू कितना बताया हमने 67.7% बता दिया। अब देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से हम क्या जानते हैं, देखो सॉल्यूशन में हमें क्या मिलता है, ये होता है k इक्वल टू 2.303 अपॉन t log बेस 10। अब ये कितना है, x1 की वैल्यू है, ठीक है। तो वैसे हम जानते हैं जो है ये अपॉन a माइनस x, इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। ये देखते हैं तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया कि टाइम इंटरवल की तो t1 के रेस्पेक्ट में हमने इसको x1 मान लिया, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने दूसरा टाइम इंटरवल के इक्वल टू 2.303 अपॉन t2 और ये हो गया log बेस 10 a अपॉन a माइनस x2 हो गया, जो हमें वही अभी रखना है। लेकिन इसमें वो t के टर्म में अब टाइम इंटरवल हमें देखना है। टाइम इंटरवल हमें देखना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे t2 माइनस t1 को कर देंगे, ठीक। तो t2 के टर्म में देख लो टाइम इंटरवल, डायरेक्ट थोड़ा सा हम शॉर्ट में लगा रहे हैं, देख लीजिए, नहीं तो हम ऐसे लिख दे रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कम जानते हैं। देखो t1 की वैल्यू हम इससे लिख देते हैं, तो t1 की वैल्यू हम क्या लिखेंगे बेटा, ये हो जाएगा 2.303 अपॉन k और ये हो जाएगा log बेस 10 a अपॉन a माइनस x1, ये हो गया। और ये t2 की वैल्यू क्या हो गई, इधर लिख देते हैं, ये हो गया t2 इक्वल टू 2.303 अपॉन k log बेस 10 2.303 अपॉन a माइनस x2 हो गया। अब देखो टाइम इंटरवल का मतलब कि t2 माइनस t1 कर दो, तो t2 टाइम इंटरवल क्या हो गया, t2 माइनस t1 कर दो, t2 माइनस t1 को कर दो, तो t2 माइनस t1 में प्यारे बच्चों क्या होगा, ये पूरा टर्म इन दोनों में कॉमन है, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये दोनों में कॉमन है, ये इतना टर्म और ये इतना टर्म, ये दोनों कॉमन है, इसको कॉमन ले लो। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 2.303 अपॉन k, इन ब्रैकेट हमने क्या कर दिया, t2 माइनस t1 है, तो t2 की वैल्यू क्या है, ये हो गया log बेस 10, ठीक है, ये a है, और उसके बाद a अपॉन a माइनस x2 और ये हो गया माइनस a अपॉन, ये हो गया log बेस 10 a अपॉन a माइनस x1 हो गया। ये देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, तो ये हो गया t2 माइनस t1 और हम ये जानते हैं k इक्वल टू क्या होता है, देखो इसको लिख दिए 2.303 हो गया। और k इक्वल टू क्या होता है, k इक्वल टू होता है 0.693 अपॉन t हाफ, ये होता है, ये आप लोग पढ़े हो, ये k की वैल्यू है। और फिर इधर हम क्या लिख सकते हैं, log a माइनस b इक्वल टू log a इंटू log b, तो ये हो गया log बेस 10 और ये हो गया ये अपॉन a माइनस x2 इंटू ये क्या हो गया log बेस 10। देखो यहीं से हम log को भी कर देते हैं इधर, चलो ठीक है,
log बेस 10 को हम ऐसे कर देते हैं, log 10 को हम बाहर ही कर देते हैं, log बेस 10, और ये हो गया a अपान a माइनस x2 और इंटू a अपान a माइनस x1 अपान ये हो गया a। तो देखो ये और ये आपका दोनों कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब हमें मिला क्या? अब देखो बेटा, देख लें विजिबिलिटी, थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बाद। हाँ, अभी तो विजिबिलिटी है ये। अब देखो यहाँ से हम आगे आते हैं, यहाँ से लाकर हम तुम्हें यहाँ बता देते हैं यहाँ। तो ये क्या हो गया? ये हो गया T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 इक्वल टू, देखिए T हाफ की वैल्यू हमने कितना बताया है, ये है, तो इसको ऊपर लेकर चले जाइए तो ये हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, वैसे अभी हम लिख दे रहे हैं, ये हो जाएगा 2.303 अपान 0.693 अपान 30, ये हो गया। और ये हो गया log बेस 10। अब ये माइनस x1, a माइनस x1 अपान a माइनस x2 हो गया। अब देखो फिर हम इधर आ जाते हैं, इधर देखिए थोड़ी विजिबिलिटी है, किनारे वहीं पर किनारे पर हम लिख देते हैं बेटा, इधर किनारे हम लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ तो अभी लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, ये x1 की वैल्यू ये है, x2 की वैल्यू ये है, परसेंटेज में है, तो इसको हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, आगे हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, फिर आगे यहाँ हम लिख सकते हैं जो है 2.30, दूसरे पेन से लिख देते हैं यहाँ पर, ये हो गया, इसी को क्योंकि देखने में क्लियर रहेगा, ये हो गया 2.303 और ये ऊपर चला गया इंटू 30 और अपान 0.693 और ये हो गया log बेस 10 100 माइनस 33.3 अपान ये 100 माइनस 67.7 हो गया। ये इसको माइनस कर दें, थोड़ी सी विजिबिलिटी को देख लेते हैं बेटा, नहीं तो फिर आपको दिखाई ना पड़े, दिखाई पड़ रहा है। अब देखो फिर ये क्या हो गया बेटा, इधर से हम यहाँ ले आते हैं, यहाँ लाकर लिख देते हैं, ये हो गया, यहाँ लाकर लिखते हैं, तो ये क्या हो गया आपका T2 माइनस T1 टाइम इंटरवल इक्वल टू, ये हो गया जो है फिर 2.303 इंटू 30 और वो हो गया जो है यहाँ पर आपका 0.693 और log बेस 10 और वो हो गया 67.7 अपान ये हो गया 33.3, ये हो गया। फिर हम देखते हैं, थोड़ी सी देख लेते हैं बेटा, चूँकि आपको लिखना, हाँ अभी किनारे लिख देते हैं, यहाँ किनारे लिख देते हैं। फिर हम यहाँ क्या कर देते हैं बेटा, देखो फिर ये हो जाता है T2 माइनस T1 की वैल्यू क्या आ गई, ये हो गया T2 माइनस T1, ये इक्वल टू क्या हो गया, ये यहाँ पर प्यारे बच्चों हो गया, ये कट गया, 2 बार गया, तो ये हो गया T2 माइनस T1 इक्वल टू 2.303 इंटू 30 अपान 0.693 और ये हो गया क्या log बेस 10 और ये 2 हो गया, और log 2 की वैल्यू कितना होता है 0.3010 होता है। तो इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं, ये हो गया ओवरऑल, देख लो यहाँ अभी हम लिख देते हैं, ये वैल्यू हो गई 2.303 इंटू 30 इंटू 0.03 3010, ठीक है। तो ये log 2 की वैल्यू क्या 0.03
आप देखते हैं ये हो गया आपका 0.693, ठीक। तो इससे इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये मल्टीप्लाई, तो ये और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन जितना आएगा, तो इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन देखो, फिर इसको हम एक बार रीअरेंज कर देते हैं। देख लीजिए ये हो गया 2.303 इंटू इसको करते हैं 0.0310 इंटू 30 अपान ये हो गया 0.693। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 0.693। ये दोनों कैंसिल हो गया तो वैल्यू कितनी आई, टाइम इंटरवल T2 माइनस T1 इक्वल टू प्यारे बच्चों कितनी आई, 30 मिनट, ठीक। ये देखो 0.3010। तो ये देखते हैं हमें मालूम हो गया थोड़ी सी विजिबिलिटी नहीं है, देख लीजिएगा। विजिबिलिटी को थोड़ा सा अपग्रेड कर लो बेटा, चूँकि विजिबिलिटी को अगर आप अपग्रेड नहीं करते हो तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ये देख लो विजिबिलिटी नहीं है तो उसमें कमेंट के थ्रू आप बता सकते हो कि सर विजिबिलिटी नहीं है, ये जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। हाँ, तो ये विजिबिलिटी को जानना हमारे लिए बहुत मस्त है। अगर हम विजिबिलिटी नहीं जानते हैं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये हो गया, अब आपका ये मालूम हो गया, इसका मतलब 30 मिनट आ गया, ठीक। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट के थ्रू 0.3010, ये इसको ज़रा सही कर लो बेटा, 0.3010। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 2 3, अच्छा हाँ सही है। तो आप देखते हो यहाँ पर अगर बेटा आपको कोई दिक्कत होगी तो आप इस पर लिख सकते हो, सर ये लाइन हमारे समझ में नहीं आई, 9919194630 और या 94540 और 98390 पर आप कॉल कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग इसको प्रूव कर लेते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, लिख लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। थोड़ी सी जगह जैसे ज़्यादा एक्सप्लेन करने पर डायरेक्ट लिख देने में आपको थोड़ी सी दिक्कत होती, आप सही हो गया है, दिख रहा है सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसको कॉपी कलम लिखकर आप लिखते रहिएगा, क्योंकि बहुत सारी जगह डायरेक्ट लिख दिया है और यही T2 माइनस T1 से डायरेक्ट है, मोस्टली आपको यही लिख देगा। अब आप सोचोगे ये कौन सा रिलेशन हम पढ़े हैं, ये जो हम लोग रिलेशन निकाले हैं यही मोस्टली सब जगह एक्सप्लेनेशन में, जैसे अब हम लोग शिक्षक हैं तो उतना डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, उसमें यहीं से डायरेक्ट सॉल्व कर देगा, यहीं से ये -x1। लेकिन ये कैसे आए ये सारी चीज़ें देखना चाहिए। अब बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 17 पर हम डिस्कशन करने का प्रयास कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, हाँ 16 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 पर प्यारे बच्चों देखो क्या है, नाउ वी विल डिस्कस द एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 17। प्लीज कंसंट्रेट टुवर्ड्स द एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 17। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, ऐसे क्वेश्चन तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो सभी बच्चे जानते हैं। बच्चे क्या आप लोग तो ऑलरेडी मास्टर हो। देखिए ये है द साइज ऑफ द, कुछ आयंस दिया है, इसमें बेटा दिया है K+, उसके बाद Ca2+, उसके बाद फिर Cl-, उसके बाद फिर S-, ठीक। तो ये कह रहा है कि डिक्रीजिंग आर्डर आपको लिखना है, डिक्रीजिंग आर्डर आयनिक रेडियस का, आयनिक रेडियस का डिक्रीजिंग है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। देखो ऐसे क्वेश्चन तो बहुत आसान होते हैं। सबसे पहले हम लोग कर क्या लेते हैं, देखो इसका सलूशन क्या है। सलूशन में हम देखते हैं बेटा, तो
सबसे पहले हम जैसे लिख दें, जैसे कुछ लिखा हो वैसे हम लिख लें Ca2 प्लस ऐसे इसी पर कर लेते हैं। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं देखना है हमें, 18 इलेक्ट्रॉन हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 18 इलेक्ट्रॉन हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 18 इलेक्ट्रॉन हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 18 इलेक्ट्रॉन हैं। नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखते क्या है हम इसमें, अब हम बेटा देख लेते हैं प्रोटॉन कितने हैं। इसमें बेटा 19 प्रोटॉन हैं, 19 पॉजिटिव। इसमें कितने हैं, 20 पॉजिटिव। इसमें कितने हैं, प्रोटॉन मीन्स 20 पॉजिटिव। इसमें कितने हैं, 17 पॉजिटिव। इसमें कितने हैं, 16 पॉजिटिव प्रोटॉन। अब इसको प्रोटॉन के सीक्वेंस में डिक्रीजिंग ऑर्डर कह रहा है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि स्मॉलर साइज को हमें देखना है, लास्ट में रखना है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम देखते हैं लार्जेस्ट साइज को, तो जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कम है वही लार्जेस्ट साइज में है। अब देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन कम किस में है, इस सब में नंबर ऑफ प्रोटॉन सबसे कम किस में है, ये तो सबसे लार्जेस्ट साइज है किसकी, S डबल माइनस ग्रेटर दैन दूसरे नंबर पर Cl हो गया। तो फिर हम करते हैं, चूँकि नंबर ऑफ प्रोटॉन दूसरे नंबर पर ये हो गया, Cl माइनस तीसरे नंबर पर कौन सा हो गया, K प्लस, चलो K प्लस हो गया। उसके बाद फिर कौन सा हो गया, Ca डबल प्लस डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये है ऐसे खींच दिए हम, और ये क्या कर दिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द आयनिक रेडियस। बहुत सिंपल सी लाइन है। तो ये बेटा इतने क्वेश्चन आपको हम 5 क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिए बेटा। वैसे लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए नहीं बता रहे हैं। रेगुलर आपको 8 बजे क्लासेस मिलती रहेंगी, लेकिन आपको भी एक काम करना है कि निःशुल्क क्लासेस चल रही हैं तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस को अपग्रेड रखिए। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, चूँकि यू आर मास्टर स्टूडेंट, हैंस योर प्रमोशन इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर SRK ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस। I hope you support the SRK online chemistry classes, because I am a social worker. You are also support in the social work, and the every person, please request every person support the SRK online chemistry classes. ठीक है, thanks my dear student for sincerely watching my lecture. Further we discuss on next question from question number 18 up to question number 18 in the forward direction tomorrow. Thanks a lot everyone.